इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी द्वारा सीएचओ एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। लेकिन अब दस्तावेज सत्यापन के लिए आपके सभी दस्तावेज है वो किस क्रम में आपको चेकलिस्ट तैयार करके रखनी है उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। और जो ये आपको स्क्रीन पर चेकलिस्ट देखने को मिल रही है, ये लास्ट बार जो सीएचओ एग्ज़ाम हुआ था उसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उसकी चेकलिस्ट को माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसके अलावा बहुत स्टूडेंट को जो डाउट आ रहे थे कमेंट बॉक्स में मैंने देखे थे, उन डाउट भी इस वीडियो में मैं आपके क्लियर कर दूंगा। और वो डाउट आपके वीडियो के लास्ट में करूंगा, जिसमें बहुत स्टूडेंट ये कह रहे थे कि आपको कैसे पता है कि डीवी में इतने स्टूडेंट को ही बुलाया जा रहा है जितना मैं आपको बता रहा हूं। तो उसका भी मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है कि जिनके नाम टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में आ रहे नाम है उनका क्या होगा, तो उसका भी डाउट क्लियर कर दूंगा। और 10 अक्टूबर का जिनका रिजल्ट आया था 4 कैडर के, उनके स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर क्या सूचना है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में टाइपिंग को लेकर स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं। और शेष कैडर के रिजल्ट कब तक आएंगे, तो ये सभी डाउट आपके इस वीडियो के लास्ट में क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 8 नवंबर से जब आपका स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा, फिर चाहे वो आपका एएनएम का हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो या सीएचओ एग्जाम का हो, तो उस एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है उस पर भी मैं वीडियो जब लिंक एक्टिव होगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी सूचना आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और ये जो चेकलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो पिछला सीएचओ एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसी के आधार पर मैंने ये आपको चेकलिस्ट सामने पेश की है, और इसमें कौन कौन से दस्तावेज लिखे गए उसके बारे में भी सूचना दूंगा। और आपको कोई भी डाउट है उससे पहले आप वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, क्योंकि अधिकतर मैं देखता हूं जो आपके डाउट आ रहे हैं उसकी सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में बता चुका होता हूं, लेकिन आप क्या करते हैं, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते और उससे पहले ही कमेंट कर लेते। तो इसलिए एक बार वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए, उसके बाद अगर नया कोई डाउट है तो पूछिए। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी चेकलिस्ट। देखो, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये इस तरह से आपको भी एक चेकलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपके सब कुछ डिटेल लिखी होगी और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं उस पर यस होता है और जो नहीं दिए उस पर नो होता है। अब देखो, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें अगर आपके कोई दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो वो एक और चांस देते हैं, आपको नई डेट देते हैं, उस डेट में बुलाया जाता है कि आपके अगर कोई दस्तावेज कम पड़ जाए तो उस समय आप दिखा सकते हैं। अगर आपने सभी दस्तावेज सही सही नहीं दिखाए हैं तो आपकी नियुक्ति आगे है, वो पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, अगर आपको ऐसा लगे कि ये दस्तावेज मुझे लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, उस कंडीशन पर आपको वो दस्तावेज लेके जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई दस्तावेज पर डाउट लगे ना, तो उस कंडीशन पर आपको वो दस्तावेज लेके इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वहाँ अगर आपके 2-3 दस्तावेज ज़्यादा होंगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर 2-3 दस्तावेज कम हो गए तो आपके प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो आपसे मांगेंगे और आपके पास नहीं होंगे तो फिर वो आपको वापस बुलाएंगे। तो वापस जाने से अच्छा है कि 2-3 दस्तावेज अगर हमें जो डाउट लग रहे हैं वो साथ में लेके जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अलावा मैं बता देता हूं, जो आप स्क्रूटिनी फॉर्म भरोगे 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर को, तो उस स्क्रूटिनी फॉर्म का भी प्रिंट निकाल कर आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकालना होगा, क्योंकि वो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए होगा। और उसके अलावा उसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म आप जो अपलोड करोगे तो वो अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको चाहिए होगा डीवी के समय, क्योंकि जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है वो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किया जाता है, तो इसलिए वो भी आपके डीवी के समय चाहिए होता है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके कौन से दस्तावेज है वो कौन से क्रम में आपको साथ में रखने हैं, तैयार रखने हैं, और स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करते समय भी वो आपको अपलोड करने होंगे। तो आप देख सकते हैं, जब आपकी भी सीएचओ की डीवी होगी तो चेकलिस्ट होगी इस तरह से, यहाँ डेट लिखी होगी, यहाँ आपकी टीम नंबर है। टीम नंबर क्या होता है, जब डीवी का शेड्यूल आएगा तो हर कैंडिडेट के रोल नंबर के आगे टीम नंबर लिखी होती है, तो वही टीम नंबर यहाँ लिखनी होती है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर लिखने होते हैं, यानी कि जो आपके सीएचओ एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर आपके एप्लीकेशन नंबर होते हैं, वो आपको एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं। अब अगर कोई कैंडिडेट ये बोल दे कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ही गुम हो गया, मुझे पता नहीं है एप्लीकेशन नंबर क्या है, तो आप एसएसओ आईडी लॉगिन कीजिए, माई रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर आज तक जितने भी आपने, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड के हो या आरपीएससी के हो, जितने भी फॉर्म फिल किए वो हिस्ट्री वहाँ पर आपके होगी। तो वहीं आपको सीएचओ एग्जाम के सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू एप्लीकेशन का, उस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके सामने सीएचओ एग्जाम का फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं।
इसके बाद आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे। रोल नंबर अब आपकी कार्बन कॉपी भी है उसके ऊपर भी लिखे हुए, या आपके एडमिट कार्ड है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। इसके बाद आपके कैंडिडेट नेम यानी कि CHO एग्जाम के फॉर्म में जो आपका नाम था वो लिखना होगा। उसके बाद फॉर्म के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी वो लिखनी होगी। अब यहाँ एज एट द डेट ऑफ 1/1/2023 लिखा हुआ, लेकिन आपका जो CHO फॉर्म फिल किया है उसमें जो फॉर्म के अंदर जो डेट लिखी है, आपकी एज लिखी है, वर्ष, महीना, दिन, वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है उस अकॉर्डिंग। फिर आपका जो जेंडर है वो लिखना होता है, और फिर आपकी कौन सी कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी भी आपको लिखनी है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तभी हमें अच्छा लगता है और हम आपके लिए इसी तरह दस्तावेज सत्यापन को लेकर जो भी हमें सूचना मिलती है वो हम आपके लिए पेश करते हैं। अब देखो आपके ये डॉक्यूमेंट लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 22 क्रम लिखे हुए हैं, और इस क्रम में क्या क्या चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी। मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास की बात हो रही है। 10th क्लास की आपको अंक तालिका लेके जानी होगी और फॉर्म फिल करते समय भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद लिखा हुआ है हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटर यानी कि 12th क्लास की अंक तालिका। इसके बाद है उपाधि या प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद है उपाधि प्रमाण पत्र हायर सेकेंडरी। अब देखो ये उपाधि प्रमाण पत्र क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो कहीं कहीं पर बोर्ड में 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो, वहाँ के अंक तालिका और प्रमाण पत्र सेम होता है, यानी कि उनकी जो मार्कशीट है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा अंक तालिका और प्रमाण पत्र। कहीं कहीं पर अलग अलग होते हैं, अंक तालिका अलग होती है, प्रमाण पत्र अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग उल्लेख किया है। यानी कि जिनके एक ही है तो उन्हें एक ही लेके जाना है, जिनके अलग अलग है तो उनको फिर वो दोनों लेके जानी होती है। अंक तालिका से आपके मार्क्स देखे जाते हैं कि आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स बने हैं, और प्रमाण पत्र से आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है और आपकी डिटेल। इसके बाद आपने जो भी कोर्स किया हुआ है, यानी कि चाहे वो आपने GNM कर रखी है, या BSc नर्सिंग कर रखी है, या पोस्ट बेसिक कर रखा है, या BA MS कर रखा है, या CCH कर रखा है, जो भी कर रखा है उसकी आपको अंक तालिका भी लेके जानी होगी, मार्कशीट। और अगर इसमें आपके जितने भी सेमेस्टर है तो उन सभी सेमेस्टर की लेके जानी होती है, यानी कि अगर इसमें आपके 2 सेमेस्टर है या 3 सेमेस्टर है या 4 सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर तो उन चारों सेमेस्टर या जितने सेमेस्टर सभी सेमेस्टर की अंक तालिका को क्रम से आपको लिखनी होगी। और सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल भी लेके जाने होते हैं और उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाना है। और जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लास्ट बार CHO एग्जाम की DB हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। इस बार के लिए भी सूचना आ जाएगी, अलग से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और बहुत स्टूडेंट कह रहे थे कि फॉर्मेट कहाँ पर मिलेगा, तो फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। अगर वेबसाइट पर आते हैं या फिर विभाग की ओर से जब भी सूचना आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला पॉइंट है ब्रिज कोर्स प्रमाण पत्र, अंक तालिका, प्रिंसिपल द्वारा जारी प्रमाण पत्र। यानी कि किसी के पास ब्रिज कोर्स का प्रमाण पत्र है या जो अंक तालिका है या प्रिंसिपल द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र होता है वो आपको प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद जैसे कि ऊपर आपने जो कोर्स का रखा है GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, BA MS या BPCCH, जो भी कोर्स का रखा ऊपर आपने वो अंक तालिका दिखाई। अब यहाँ आपको डिग्री या डिप्लोमा, यानी कि किसी ने डिग्री की होगी इसमें या किसी ने डिप्लोमा किया होगा, जिसने जो किया उसको वो दिखाना होगा सर्टिफिकेट। इसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र। अब आपको अपनी कैटेगरी में अगर बेनिफिट चाहिए तो आपको जाति प्रमाण पत्र तो प्रस्तुत करना होगा, आप जिस भी कैटेगरी से हो। अब देखो अगर आप EWS के हो या OBC के हो या SC के हो या ST के हो या MBC कैटेगरी के हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अब इसके लिए भी जाति प्रमाण पत्र के लिए भी आपका कितनी वैधता होनी चाहिए उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका जाति प्रमाण पत्र अगर एक बार बन चुका है तो वो जीवन पर्यंत वैलिड है, वापस बनाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप EWS कैटेगरी के हो या OBC नॉन क्रीमिलियर से हो या MBC नॉन क्रीमिलियर से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अगर पुराना हो गया है
तो आपको फिर शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चल जाएगा और शपथ पत्र के माध्यम से मैक्सिमम आप 3 साल तक काम चला सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर पुराना फिर आपको नया बनाना होगा। अब ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बहुत कमेंट आएंगे कि हमने 4 साल 5 साल पहले का बनाया तो क्या हमें नया बनाना, जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो आपका शपथ पत्र से काम हो सकता है, वो भी मैक्सिमम 3 साल तक। ये चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये जब आप बोर्ड का एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये देखो, जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि देखो 1 नंबर पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष की विधि समस्त शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि SC/ST के लिए जीवन पर्यंत है और यहाँ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष के लिए शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चल सकता है। ये चीज़ लिखा हुआ है। आगे भी देख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट पर, राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के स्टूडेंट को आरक्षण का लाभ दे नहीं है, अतः ऐसे स्टूडेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा। यानी कि जो MBC कैटेगरी और OBC कैटेगरी में क्रीमी लेयर में आते हैं वो जनरल से उन्हें आवेदन करना होगा, क्योंकि उन्हें उनकी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 नंबर पॉइंट पर, क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और आर्थिक रूप से यानी कि EWS वाले सर्टिफिकेट में भी यही चीज़ लिखी है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर आगामी वर्ष में भी प्रार्थी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम सर्टिफिकेट को मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आपका जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था NHM एग्जाम का उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके बाद आपको दिखाना होता है मूल निवास प्रमाण पत्र नॉन TSP वालों को। जो नॉन TSP से हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। अब मूल निवास प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है कि ये प्रूफ रहता है कि आप राजस्थान के निवासी हो, क्योंकि अदर स्टेट के भी ये एग्ज़ाम देते हैं तो प्रूफ क्या रहेगा कि वो अदर स्टेट के हैं या राजस्थान के हैं, तो इसलिए ये मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि आप राजस्थान के निवासी हो। और राजस्थान में अगर आपको अपनी कैटेगरी में बेनिफिट चाहिए, आरक्षण चाहिए, तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद जो TSP के हैं और शहरी क्षेत्र के हैं तो उन्हें भी शहरी क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र और TSP वालों को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद 11 नंबर पॉइंट पर आता है चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखो, चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है वो टोटल आपको 3 बनाने होते हैं, जिनमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से, और ध्यान रखना वो राजपत्रित अधिकारी आपके संबंधित नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो मैरिड हैं उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा, और जिनका ब्याह 2006 से पहले हुआ, क्योंकि 2006 से पहले तो मैरिज सर्टिफिकेट बनते नहीं थे, तो उनका भी फॉर्मेट आ जाएगा। उनका जब DV होगा उससे पहले उनको फॉर्मेट मिल जाएगा, तो उस फॉर्मेट में आपको वो फिल करना होगा प्रमाण पत्र के। इसके बाद मैरिड स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बॉर्न बिफोर 1 जून 2002 और आफ्टर 1 जून, यानी कि जो जिनका विवाह कर रखा है उनके बच्चों की संख्या संतान संबंधी 1 जून 2002 के बाद कितनी थी, 1 जून 2002 से पहले कितनी थी, ये लिखना होता है। और चाइल्ड डिक्लेरेशन शपथ पत्र भी आवश्यकता होती है। अब जिनको जिनकी कैटेगरी का लाभ चाहिए उन्हें उनका प्रमाण पत्र भी देना होगा, यानी कि अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उन्हें उनका NOC सर्टिफिकेट जो भी उनका प्रमाण पत्र है वो दिखाना होगा। कोई PH कैंडिडेट है तो उनको भी प्रमाण पत्र। अब देखो, आपको मालूम होगा PH कैंडिडेट के लिए अब UDID कार्ड भी कंपलसरी कर दिया गया है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था 25 अगस्त को बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किया गया था RSSB बोर्ड द्वारा, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि 1 नवंबर 2025 के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे या जितने भी नए फॉर्म फिल होंगे उसके लिए PH कैंडिडेट को UDID या तो कार्ड दिखाना कंपलसरी होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर देने कंपलसरी होंगे, चाहे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो या आपका दस्तावेज सत्यापन चल रहा हो।
अब जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हें उनकी कैटेगरी में लाभ तभी मिलेगा जब वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दिखाएंगे, या फिर तलाक डिग्री या विधवा महिला श्रेणी है उन्हें उनकी कैटेगरी में तभी लाभ होगा तब जब वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। 17 नंबर पॉइंट पर आता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, ये फॉर्म इसलिए फिल करवाया जाता है ताकि पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किया जाता है इस फॉर्म को, तो ये भी आपको चाहिए। इसका फॉर्मेट आपको बोर्ड की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर 3-4 दिन पहले मैंने स्क्रूटिनी फॉर्म का जो ऑफलाइन फॉर्म होता है उसका फॉर्मेट डाला था, तो उसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म का भी फॉर्मेट। इसके बाद है हस्तलिखित, इसका भी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। देखो, हस्तलिखित आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना होता है। उस फॉर्मेट में जो चीज़ हिंदी में लिखी हुई है वही आपको लिखनी है वापस अपनी राइटिंग में, और जो चीज़ इंग्लिश में लिखी होती है वही चीज़ आपको अपनी राइटिंग में लिखनी है। तो उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना होता है। इसमें आपको अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, एप्लीकेशन नंबर लिखना होता है, कौन से एग्ज़ाम के लिए डीवी करवा रहे उस एग्ज़ाम का नाम, ये सभी चीज़ आपको लिखनी होती है। उसके बाद आपसे एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है कूट रचित को लेकर, इसका भी फॉर्मेट मिल जाएगा। कूट रचित यानी कि उसमें शपथ पत्र में ये लिखना होता है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन के समय जो जो दस्तावेज दिखाए हैं वो सभी ओरिजिनल हैं, एक भी जाली दस्तावेज नहीं है। अगर जाली दस्तावेज पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी और आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसको लेकर आपसे एक शपथ पत्र भी लिखवाया जाता है, तो ये भी आपको तैयार रखना होता है। इसके बाद जाति शपथ पत्र आप देख सकते हैं, कोष्टक में लिखा हुआ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी। अब देखो, ओबीसी एमबीसी में नॉन क्रीमिलियर वालों के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट का जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना हो गया है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का हो या एमबीसी नॉन क्रीमिलियर का, और वो नया बनाने के जगह पिछले साल वाला ही काम में ले रहा हो तो उसको ये फिर शपथ पत्र दिखाना होगा, और ये भी अधिकतम 3 साल तक दिखा सकता है, तो उसको लेकर ये जाति शपथ पत्र आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आता है आरएनसी सर्टिफिकेट, यानी कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, तो ये प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा, आरएनसी सर्टिफिकेट। इसके बाद आपके अन्य प्रमाण पत्र आएंगे, फिर चाहे आपके पास अलग से और कोई प्रमाण पत्र रह गए हैं तो वो आपको प्रस्तुत करने होंगे, जिनका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किया। उम्मीद करता हूँ आपका सब चीज़ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समझ में आ गई हो गई। ये फॉर्मेट में आपके जो लास्ट CHO एग्ज़ाम हुआ था उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने पेश किया है। तो चलिए अब 1 बाय 1 जिनके भी जो डाउट थे वो क्लियर कर देते हैं, जिसमें सबसे पहला डाउट था कि डीवी किन किन स्टूडेंट का होगा। मैंने पहले भी बताया है कि जितनी कट ऑफ लिखी है, कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि रैंक में जिनके नाम आए उन सब का डीवी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो RSSB के, उसमें विभाग द्वारा जो डीवी को लिए बुलाया जाता है वो विभाग पर डिपेंड करता है। या तो विभाग बुलाएगा 1.5 गुना को या 2 गुना को, ना तो 1.5 गुना से कम बुलाएगा ना ही 2 गुना से ज़्यादा बुलाता है। तो 2 गुना के हिसाब से ये कट ऑफ जारी की गई है। इस वजह से मैंने आपको कहा है कि जिनके नंबर कट ऑफ या कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं उनका डीवी होगा 2 गुना को, लगभग ज़्यादातर 2 गुना को ही बुलाया जाता है, 95% 2 गुना को ही बुलाया जाता है। तो उस हिसाब से अब ये जो कट ऑफ जारी की गई है ये भी 2 गुना के हिसाब से जारी की गई है। आप देख सकते हैं रिजल्ट की PDF में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और परिशिष्ट सेकंड में से प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के 2 गुना स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करने पर यह कट ऑफ निम्नानुसार प्राप्त होती है। तो जिनके नंबर जो कट ऑफ बताई जा रही है उतने नंबर या उससे ज़्यादा है उनका डीवी होगा। और बाकी जब आपका 8 नवंबर को लिंक एक्टिव होगा SSO ID पर स्क्रूटनी फॉर्म का, तो स्क्रूटनी फॉर्म का जो लिंक है वो उन्हीं स्टूडेंट का एक्टिव होगा, उन्हीं स्टूडेंट को शो होगा जिनका डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरा डाउट ये आ रहा है कि जिनके नाम TSP और नॉन TSP दोनों में बता रहे हैं उनका क्या। तो अभी आपने देखा होगा मैंने जब चेकलिस्ट बताई थी उसमें लास्ट पॉइंट था अन्य प्रमाण पत्र। तो अन्य प्रमाण पत्र में जिनके दोनों जगह नाम आ जाते तो उनको भी एक फॉर्मेट में दिया रखा होता है
कि अब आपको ज्वाइनिंग कहाँ चाहिए, नॉन टीएसपी में या टीएसपी में, आपसे ऑप्शन मांगा जाता है। उसमें जो कैंडिडेट नॉन टीएसपी को फिल करेगा उसे नॉन टीएसपी में दिया जाएगा, जो कैंडिडेट टीएसपी में फिल करेगा उसे टीएसपी में दिया जाएगा। जब डीवी होगा तब उसमें आपको ये फॉर्मेट भी देखने को मिल जाएगा। तीसरा डाउट ये आया था कि 10 अक्टूबर वालों का स्क्रूटनी फॉर्म। तो देखिए, आपने देखा होगा एनएचएम के टोटल जून में 19 कैडर एग्जाम आयोजित हुए, जिसमें से सबसे पहले जो रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर को 4 कैडर के रिजल्ट जारी हुए थे, लेकिन उनके रिजल्ट की पीडीएफ में कहीं पर भी स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो अब वो 4 कैडर के जो स्टूडेंट पास हुए हैं वे बोल रहे हैं कि हमारे स्क्रूटनी फॉर्म का क्या हुआ, कब से शुरू होगा। तो आपके स्क्रूटनी फॉर्म जब भी शुरू होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी बोर्ड की वेबसाइट पर, और उसको लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी एनएचएम एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी आपको उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। अगला डाउट आता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में टाइपिंग। अब देखो, अभी तक बोर्ड अध्यक्ष ने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग को लेकर अभी तक कुछ नहीं बोला। बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है और यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म ही शुरू हो रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम पैटर्न में देखा जाए तो आप देख सकते हैं जैसे शैक्षणिक योग्यता है उसमें तो लिखा हुआ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास यहाँ सर्टिफिकेट कंप्यूटर का जो दे रखा वो होना चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की, बस इतना लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इसका एग्ज़ाम होगा, इतने नंबर का होगा, उसका पैटर्न ये रहेगा, इतने समय टाइम ये होगा, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसको लेकर अभी हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोल सकते, बाकी बोर्ड द्वारा क्लियर भी कर दिया जाएगा जब स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होंगे। उससे पहले उम्मीद करता हूं बोर्ड द्वारा भी क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि परीक्षा पैटर्न में भी सभी एग्जाम के सभी कैडर के लिए पैटर्न भी यही लिखा हुआ आप देख सकते हैं। परीक्षा की स्कीम 21 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संविदा के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम यहाँ दे रखा है। यही पाठ्यक्रम सभी के लिए है, और इसमें हम अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें भी यहीं पर कहीं पर भी परीक्षा पाठ्यक्रम में भी यहाँ पर डिटेल में देखा जाए तो यहाँ चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस आ गया है। सॉरी, इसमें आपका हमने ये चीज़ पहले नहीं देखी थी, शैक्षणिक योग्यता ही देखी है। तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आप देखो गलती हमारी थी थोड़ी, हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर का पहले क्या 2 नंबर पे था और हमने वहाँ पर देखा नहीं था। 6 नंबर पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपके टाइपिंग टेस्ट होगी, और वो भी 50 नंबर की। यानी कि पेपर आपका 450 नंबर का था जो कि कॉमन सभी स्टूडेंट के लिए था, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का है वो 50 नंबर का होगा, जिसका पैटर्न अलग से दे रखा है। और इसको लेकर जब भी शेड्यूल आएगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। गलती हमारी थी, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। आप देख सकते हैं पार्ट 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है टाइपिंग टेस्ट के लिए 50 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी एंड इंग्लिश। इसके बाद लिखा हुआ है कैंडिडेट हु विल ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स इन पार्ट फर्स्ट रिटन एग्जाम विल ओनली बी क्वालिफाई फॉर टाइपिंग स्पीड। ST विल बी रिलेक्शन 5%। यानी कि इनका कहना है कि टाइपिंग टेस्ट में वही स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे जिनके रिटन एग्जाम में 40% मिनिमम बने हो, और SC/ST के लिए 35% मिनिमम बने हो, वो स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। तो उसको लेकर भी ऑफिशियली अपडेट जैसे ही आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में भी टाइपिंग टेस्ट आपके होगी। हमने स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, एग्जाम पैटर्न बस वो परीक्षा स्कीम जो सभी की लिखी हुई उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं था। जब हम सिलेबस में गए थे तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ पार्ट 2 टाइपिंग टेस्ट 50 नंबर की होगी। अब चौथा डाउट आता है, सॉरी पांचवा डाउट आता है कि शेष रिजल्ट है वो कब तक आएंगे। तो शेष रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। एनएचएम के 19 कैडर में से 4 कैडर के रिजल्ट 10 अक्टूबर को जारी हुए थे, अन्य 4 कैडर के रिजल्ट 17 अक्टूबर को जारी हुए थे, और 31 अक्टूबर को 3 कैडर के रिजल्ट जारी हो चुके। इस तरह से 11 कैडर के तो रिजल्ट आ चुके हैं। पीछे बचे जो 8 कैडर के रिजल्ट है वो आपको इसमें से कुछ कैडर के रिजल्ट 4 नवंबर को देखने को मिलेंगे, तो कुछ कैडर के रिजल्ट है वो 11 नवंबर को देखने को मिलेंगे। अब 4 नवंबर को कौन से कैडर के आएंगे, 11 नवंबर को कौन से कैडर के आएंगे, वो जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे पहले ही आपको बता दिया जाएगा।
और तब तक के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजमेष में पदों में वर्दी को लेकर अभी तो कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जैसे ही आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब कोई डाउट आ रहा है नया जो कि मैंने वीडियो में जिसका जिक्र नहीं किया है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ये जो चेकलिस्ट अभी मैंने आपको बताई थी उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।